नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के लिए सामने एक बार फिर से साइंस एंड टेक का एक लेक्चर लेकर आया हूँ। पिछले कक्षा में हम लोगों ने तरंग पढ़ा था, वेव्स पढ़ा था। आज हम लोग ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाश की पढ़ेंगे। ठीक है, अब साइंस एंड टेक में धीरे धीरे करके फिजिक्स के पोर्शन को ख़त्म किया जा रहा है। उसका एक अगली कड़ी हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या होता है प्रकाश, इस बात को हम लोग समझना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद प्रकाश चैप्टर के और भी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहली बात, जब पिछला चैप्टर हम लोग तरंग पढ़ रहे थे, पिछले चैप्टर में एक चीज़ देखी थी कि जो प्रकाश होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश कैसी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं उसमें बहुत सारे आपके रेंज थे और बहुत सारे प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें थी। ठीक है, उसके जो स्पेक्ट्रम था, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम मैंने बना के दिखाया था। उसी में से एक बहुत छोटा सा स्पेक्ट्रम का जो भाग था वो था विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। पढ़ा था हमने उसमें विबिग्योर, मैंने बताया था आपका ना, वायलेट से लेके रेड तक। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है, दृश्य प्रकाश वाला जो स्पेक्ट्रम होता है, सिर्फ यही हमारी आँखों के लिए सुग्राही हो पाता है। हमारी आँखें सिर्फ इसी को सेंसिटिव तरीके से इसको ग्रहण कर पाती है, बाकी और सब उतनी सुग्राही हमारी आँखों के लिए होता नहीं है। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है दृश्य प्रकाश, यही कारण बनता है प्रकाश, यही कारण बनता है हमें किसी वस्तु को देखने के लिए। हम किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं, इस बात को समझना शुरू करते हैं। देखिए, बहुत लोगों को इस बात में कन्फ्यूजन होता है कि हम किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं। तो वस्तु को देखने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले उस वस्तु पर प्रकाश पड़ना जरूरी होता है। उस वस्तु पर क्या पड़ना जरूरी होता है? प्रकाश पड़ना जरूरी होता है। जैसे आप समझो ये मार्कर है और मार्कर का जो इसका आगे वाला भाग है, अग्रभाग, ये ब्लैक कलर का आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, हो सकता है वीडियो में कलर ब्लैक उतना अच्छे से ना दिखे, लेकिन मोर और लेस ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा। तो अगर हमें मार्कर का ये वाला भाग देखना है और ये भाग हमें ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ध्यान समझिएगा। इसका मतलब क्या है? ध्यान समझिएगा। जो हमारा दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम होता है उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं और उन्हीं 7 रंगों के कॉम्बिनेशन से विभिन्न प्रकार के रंग बन जाते हैं। ठीक है, और अभी आगे चल के हम लोग प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग भी देखेंगे। प्राथमिक रंग तो 3 ही प्रकार के होते हैं, उसी से मिलके विभिन्न रंग बनते चले जाते हैं, फिर द्वितीयक से मिलके बनते रहते हैं। तो रंग विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो मान लो अगर आपको कैप की ये अग्रभाग को देखना है तो सर्वप्रथम जिस वस्तु को हमें देखनी है, जिस वस्तु को हमें देखना है, उस वस्तु पर सर्वप्रथम पहले प्रकाश पड़ना जरूरी है। क्या पड़ना चाहिए? प्रकाश पड़ना चाहिए। अब इस वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश का जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है उसका सभी भाग, जैसे जो विशेष रंग का होता होगा, जैसे मान लीजिए ये कैप आपकी काले रंग की है। ठीक है, तो जो दृश्य प्रकाश का बाकी रंग का जो स्पेक्ट्रम है उसको क्या कर लेता है? ये अवशोषित कर लेता है और सिर्फ वही रंग जिसको, जैसे आप समझो हरे रंग की पत्तियां होती हैं आपकी, तो हरे रंग की पत्ती पर, जो पेड़ की पत्तियां हरे रंग की होती हैं, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो हमें दिखाई देता है। रात में आप देखो पेड़ की तो पत्तियां हरी रंग की दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। लेकिन अगर टॉर्च जलाओगे तो आपको दिखाई देंगी। टॉर्च जला के आपने क्या किया? उस वस्तु विशेष पर आपने प्रकाश डाला। तो प्रकाश जब वस्तु में पड़ता है तो वस्तु क्या करती है? आपके जो विभिन्न स्पेक्ट्रम होते हैं रंगों के, उनको अवशोषित कर लेती है, लेकिन एक विशेष रंग जो उसका होता है उसको परावर्तित करती है। तो पत्ती क्या करेगी? पत्ती पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, अब पत्ती प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित करेगी। बाकी सबको तो सोख लेगी, अवशोषित कर लेगी, बस हरे रंग के प्रकाश को क्या करती है? वहाँ से परावर्तित करती है। अब वो हरा रंग का प्रकाश हमारी आंखों पर आता है परावर्तन के बाद, और फिर उस हिसाब से इमेज बन के हमें उसका प्रतिबिंब भी दिखाई देता है और साथ ही साथ उसका रंग भी दिखाई देता है। ये प्रोसेस होता है किसी भी वस्तु को देखने का। अच्छा, अगर हम लोग वस्तु को देख पाए हैं तो इस चीज़ को समझ लिए। आगे चलते हैं। मैंने एक चीज़ बताया कि वस्तु को देखने के लिए आपको क्या चाहिए? वस्तु पर प्रकाश पड़ना आवश्यक है। अब देखिए, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं दीप्त वस्तुएं, एक होती है अदीप्त वस्तुएं। उसको प्रदीप्त और अप्रदीप्त भी कहते हैं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, स्वयं का प्रकाश जिनके पास होता है, स्वयं का प्रकाश जिनमें होता है, उन्हें आप दीप्त वस्तुएं कहते हो। स्वयं का प्रकाश होने का मतलब जिनको आप, मतलब उनमें स्वयं का प्रकाश होता है और उनको आप देख पाते हो, खुद के प्रकाश से वो प्रकाशित होते हैं। जैसे सूर्य हो गया, जैसे जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, ये सब क्या होती हैं? ये आपकी
दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, इनको आप देख सकते हो। सूर्य का प्रकाश है, सूर्य आपको दिखाई देता है, मोमबत्ती जलती रहती है, अंधेरा कितना भी हो रूम में, ठीक है, लाइट भी चली जाए लेकिन मोमबत्ती अगर आपने जला रखी है तो मोमबत्ती जलती हुई दिखेगी, क्योंकि वो क्या है, प्रकाशित है, अपने प्रकाश से प्रकाशित है। जबकि अप्रदीप्त वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से नहीं, किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें आप अदीप्त वस्तुएं कहते हो। जैसे टेबल, मेज, चेयर, ये मार्कर। अब लाइट चली जाए, लाइट बिल्कुल ना हो तो ये मार्कर आपको अंधेरे में दिखेगा नहीं, तब आप क्या करोगे, टॉर्च जला के इस पर लाइट डालोगे, फिर ये आपको क्या दिखेगा, ठीक है। तो ये प्रकाशित तो हुई लेकिन किसी दूसरे की सहायता से, तो उसे आप अदीप्त वस्तुएं कहते हो, ठीक है। उसे आप क्या कहते हो, अदीप्त वस्तुएं। जैसे मैं पूछूँ चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, अदीप्त है कि प्रदीप्त है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चंद्रमा प्रदीप्त है या अदीप्त, ये आप कमेंट करके बताइएगा, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अगर दीप्त अदीप्त हम लोग समझ चुके हैं तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम सबसे पहले देखने जो चल रहे हैं वो देखने चल रहे हैं किरण। रे क्या होती है, किरण क्या होती है। देखो, प्रकाश विकिरण के रूप में चलती है, प्रकाश विकिरण के रूप में चलती है और उसी प्रकाशीय विकिरण को आप किरण कहते हो। अब किरण आपका जो होता है, जो किरणें होती हैं, दो प्रकार से विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। किसी वस्तु पर अगर जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हुई दिखाई दे, किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हुई दिखाई दे, तो इसे आप कहते हो अभिसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश किरण पुंज ऐसे कह सकते हो, ठीक है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। और किसी एक वस्तु से या किसी एक बिंदु से ये फैल रही हो, किसी एक बिंदु से ये क्या हो रही हो, फैल रही हो, किसी एक बिंदु से ये फैल रही हो, तो इन्हें आप कहोगे अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज इन्हें आप कहोगे, ठीक है। अगर ये बात क्लियर है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं हम लोग। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ समझना है वो है दर्पण। दर्पण क्या होता है, ठीक है, दर्पण समझना है हमें कि दर्पण क्या होता है। इंग्लिश में आप इसे मिरर कहते हो, इंग्लिश में आप इसे मिरर कहते हो, ठीक है। मिरर, दर्पण क्या होता है। देखिए, जो कांच होता है हमारा ना, पारदर्शी कांच, कैसा कांच, पारदर्शी कांच, ठीक है, पारदर्शी कांच, कोई भी पारदर्शी कांच है उससे हम लोग दर्पण बना सकते हैं। दर्पण एक प्रकार का चिकना तल वाला ऐसा आपका होता है, ऐसा मतलब दर्पण से आप कांच बनाने की प्रक्रिया को समझिए ध्यान से। दर्पण क्या होता है, चिकना तल इसका होता है, दर्पण का क्या होता है, चिकना तल होता है और इस पर कलई पॉलिश किया गया होता है। होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास एक इस तरीके से कांच है, ठीक है, मान लो ये कांच है, ठीक है, ये आपका कांच है, ठीक है। आपको मैंने 3D इमेज जैसा बना के दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि सर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों बना रहे हो, ये 3D इमेज है, ठीक है। अब यहाँ पे तो 2D आपका बोर्ड है तो दिख नहीं सकता। ये मान लो आपका कांच है, ठीक है, इसका एक तल ऐसे होगा और एक तल इसका पीछे होगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, इसके किसी एक तल को पॉलिश कर रहे हो, हिंदी में कलई करना कहते हैं। पॉलिश करना आप लोग बड़े अच्छे समझते हो, पॉलिश कर रहे हो, ठीक है। एक तल को हमने क्या किया, इस कांच के, एक पारदर्शी कांच है उसके एक तल को हमने पॉलिश कर दिया। अगर एक तल को हम पॉलिश कर देते तो जो दूसरा तल होता है वह बन जाता है परावर्तक तल। कैसा तल बन जाता है, परावर्तक तल बन जाता है। और इसी को अब आप इस कांच को, इस पारदर्शी कांच को कांच न कह के दर्पण का नाम दे देते हो। किसका नाम दे देते हो, दर्पण का, मिरर का, ठीक है। आप लोग अगर देखे होंगे बचपन में, अभी तो आप लोग बहुत अलग अलग प्रकार के मिरर को देखते होंगे, लेकिन अगर आप दर्पण देखते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, अगर आपका पारदर्शी है, जो पारदर्शी कांच होता है उसमें से प्रकाश क्या हो जाएगी, आर पार हो जाएगी। पारदर्शी माध्यम से प्रकाश आर पार हो जाएगा, तो आर पार हो जाएगी तो उसमें प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा और हम अपने चेहरे को देख नहीं पाएंगे। आप देखते होंगे छोटा छोटा आप लोग घर में दर्पण होगा जिसमें आप लोग आईना देखते हो ना, ठीक है, तो उसमें पीछे आपकी दफ्ती लगी होगी या प्लास्टिक का कोई लगा होगा। और कभी कभार क्या होता है कि कांच को पीछे अगर आपका टूटा उटा बहुत पहले देखे होंगे ना, तो पीछे क्या होता है उसमें आप कभी कभी जोगिया रंग से, कभी किसी लाल रंग से उसको क्या कर दिया जाता था, पॉलिश कर दिया जाता था, ठीक है। पॉलिश करने का कारण क्या होता है, पॉलिश जब तक नहीं करोगे तो कांच आपका ऐसा रहेगा कि आर पार उसमें प्रकाश किरणें चली जाएँ, और आर पार अगर प्रकाश किरणें चली जाएंगे तो आप अपने प्रतिबिंब को देख नहीं पाओगे, अपने चेहरे को देख नहीं पाओगे।
तो जब उसको एक तरफ पॉलिश कर दोगे तो दूसरा तल आपका परावर्तक तल बन जाता है। अब ये दर्पण का स्वरूप धारण कर लिया, अब ये दर्पण बन गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया? दर्पण बन गया। अब ध्यान से समझने वाली बात है, जो अगली ध्यान समझिएगा। दर्पण जो होता है आपका मेनली 3 प्रकार का होता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इन सब के बारे में हम लोग आराम से अलग अलग पढ़ेंगे। आप लोग बताइए कि यहाँ तक आपको डिस्कशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? हमें नहीं लगता कि यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत होगी। इंग्लिश में इसे प्लेन मिरर कहते हैं। ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। ये आपका उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इसे कहते हैं। और अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इन सबको पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो। आपका एक कोई समतल पारदर्शी कांच का टुकड़ा हो, समतल हो ना, उसके दोनों तल कैसे हो? समतल हो। तल समतल है तो उसको आप क्या करो कि एक तल को आप क्या कर दो? पॉलिश कर दो, तो दूसरा तल आपका परावर्तक तल बन जाता है और ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। जबकि उत्तल और अवतल दर्पण बनाने की प्रक्रिया मैं आपको समझाने चल रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं सारी बेसिक बातों को भी करता रहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा सिलेबस को ख़त्म करने में ज़्यादा क्लासेज लग सकती हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट में काफ़ी मजबूती आ जाएगी। ठीक है, देखो अवतल और उत्तल दर्पण बनाते कैसे, इस बात को समझिए। कोई आपका खोखला गोलीय कांच हो, ठीक है, खोखला गोलीय कांच हो, मान तो इस तरीके से आपके पास एक गोला कांच है। ठीक है, आपके पास इस तरीके से खोखला गोलीय कांच है। अब इसी खोखले गोलीय कांच से आप अवतल दर्पण भी बना सकते हो, उत्तल दर्पण भी बना सकते हो। देखो बनाओगे कैसे? आप करो क्या, इसको काट लो, इसको क्या करो, इस तरीके से काट लो। अब इसको जब काट लोगे तो इसका ये भाग जो है, ये भाग तो आपने काट के निकाल दिया। ठीक है, मान लो ये भाग काट के निकाल दिया, और इसका आप उपयोग और भी कांच मतलब दर्पण बनाने कर सकते हो, लेकिन इतना आपने काट के इसको निकाल दिया और इतने भाग को प्रयोग में ले रहे हो, ध्यान समझिएगा। ठीक है, इसको अभी आपने काट के निकाल दिया है। अब आपके पास जो भाग बचा है, जिसको आपने काम में लाना है, जिसको आपको यूज में लाना है, देखो ये भाग बचा है, ध्यान से देखिएगा, ये भाग आपका बचा हुआ है। ठीक है, ये भाग को हम लोग बनाने चल रहे हैं एक दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। और समतल दर्पण में तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि होता क्या है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, उसी को हम लोग देखने चल रहे हैं। ठीक है, अब जो इतना भाग है ना, ये भाग जिसको आपने काट के अलग किया है, इतना भाग जिसको आपने काट के अलग किया है, इस भाग को इस भाग में हम लोग किसी एक तल को कलई कर दें। जैसे मान लो हमने जो ये उभरा हुआ भाग है, उभरे भाग पर क्या कर दिया? कलई कर दिया, पॉलिश कर दिया। उभरे हुए तल को हमने पॉलिश कर दिया, उभरे हुए तल को पॉलिश कर दिया, उभरे तल पर पॉलिश। ठीक है, अब उभरे हुए तल पे अगर आपने पॉलिश कर दिया, ठीक है, तो इसका जो दबा हुआ भाग है, ये आपका क्या है? दबा हुआ भाग है। तो ये जो दबा हुआ भाग है, दबा हुआ तल, ये दबा हुआ तल कैसा तल बन जाएगा? परावर्तक तल बन जाएगा, ये परावर्तक तल बन जाएगा। ठीक है, तब ये दबा हुआ भाग कैसा तल बन जाएगा? परावर्तक तल बन जाएगा। और इस दर्पण को, अब ये दर्पण का स्वरूप धारण कर लिया, क्योंकि एक भाग आपने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, तो दूसरा तल आपका परावर्तक तल बन गया। यह एक दर्पण बन गया, और इस दर्पण को कहोगे आप अवतल दर्पण। इस दर्पण को कहोगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसमें आप उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर देते हो और दबा हुआ भाग परावर्तक तल बन जाता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जबकि माय डियर फ्रेंड, अगर हमें बनाना हो एक उत्तल दर्पण, क्या बनाना हो? उत्तल दर्पण। तो देखो उत्तल दर्पण कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिए कि उत्तल दर्पण कैसे बनाते हैं, उत्तल दर्पण का निर्माण कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण बनाने के लिए भी मान लो हमारे पास एक इस तरीके से कोई खोखला गोली कांच है, कोई एक खोखला गोली कांच है, इस तरीके से हमारे पास। ठीक है, ये खोखला गोली कांच है, इस तरीके से ये आपका खोखला गोली कांच है। अब खोखला गोली कांच के जितना भाग मैं मोटा कर रहा हूँ, इतने भाग को हम काट के अलग कर ले रहे हैं। इतने भाग को हम क्या कर रहे हैं? काट के अलग कर ले रहे हैं, और बाकी भाग को आप दूसरे भी दर्पण बनाने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इतने भाग को हमने क्या किया? काट के अलग कर दिया। ठीक, इतने भाग को काट के अलग कर दिया। अब इसमें इसके दबे हुए भाग को हमने पॉलिश कर दिया।
इसके दबे हुए भाग को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, दबे हुए भाग पर कलई कर दी। तो इसके दबे हुए भाग पर, दबे हुए तल को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक, दबे हुए भाग तल को पॉलिश कर दिया। तो इसका जो उभरा हुआ तल है, उभरा हुआ तल इसका कैसा तल बन जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा। उभरा हुआ तल आपका परावर्तक तल बन जाएगा। और इस दर्पण को कहोगे आप उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण कहोगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। इतनी बात आप लोग समझ चुके हो। यहाँ तक हमें नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत होगी। अच्छा, इसी में मैं लगे हाथ दर्पण के कुछ विशेष जो आपके टर्मिनोलॉजी होते हैं उसको डिस्कस कर देता हूँ, फिर हम लोग परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे। देखिए, दर्पण कोई भी हो, ठीक है, कोई भी दर्पण हो, तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहे हैं। ये आप लोग समझ चुके होंगे आई थिंक। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए, मेनली आपको जो टर्मिनोलॉजी किसी दर्पण के लिए समझनी है, क्या होता है, सबसे पहले इसमें बात ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव, उसको आप लोग पोल कहते हो, उसको क्या कहते हो, पोल। ठीक है, ध्रुव होता है। तो आपका दर्पण में एक पॉइंट होता है ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। अब ये ध्रुव होता क्या है, गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु। ये देखो गोली दर्पण है, इसके परावर्तक तल का मध्य बिंदु मान लो यहीं कहीं है, ये मध्य बिंदु है, इसको आप कहोगे पी। ये बिंदु क्या कहलाएगा, प्री। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्रुव, पोल। ठीक है, ध्रुव। गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव। दूसरी बात, वक्रता केंद्र। दूसरी बात क्या, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, कोई भी गोली दर्पण जिस खोखले गोली कांच से बना है, उसका जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का, इस गोली दर्पण का केंद्र होगा, उसको वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र क्या होता है, किसी भी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र उस खोखली गोले का वक्रता केंद्र मतलब केंद्र होता है, जिससे उस आप गोली दर्पण को निकाले हो, जिससे उसको काट के निकाले हो। तो देखो, इसी वृत्त से काट के निकाले हो, तो इस वाले अवतल दर्पण का अगर कोई पूछे कि वक्रता केंद्र कहाँ होगा, तो ये होगा वक्रता केंद्र। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हो ना, सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अच्छा, अगली चीज़, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सेंटर से, सी से मतलब वक्रता केंद्र से, ये क्या है भाई, वक्रता केंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को आप कहते हो वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हो, वक्रता त्रिज्या। तो यह दूरी है आपकी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यह क्या है, वक्रता त्रिज्या। आर, कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं वक्रता त्रिज्या को। अगली चीज़ होती है मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है भाई, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष किसे कहते हो भाई, गोली दर्पण के जो ध्रुव है, गोली दर्पण का जो ध्रुव होता है और जो वक्रता केंद्र होता है, उसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हो, मुख्य अक्ष कहते हो। अगली बात इसमें जो समझनी है हमें, वो फोकस है। फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, ध्यान समझिएगा। ये वक्रता केंद्र था लिखा, ठीक है, आप समझ रहे हो। फोकस क्या होता है, ध्यान समझो। जब कोई प्रकाश किरण किसी गोलीय दर्पण पर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद वो क्या होगा, उसका परावर्तन के बाद वो क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, किसी गोली दर्पण पर पड़ी तो परावर्तन के पश्चात वहाँ से परावर्तित हो गई, आपतित होगी तो परावर्तित होगी। अब परावर्तित होने के बाद वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या उस बिंदु को जहाँ से वो आती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ पे तो सचमुच काटती है, अवतल दर्पण में तो सचमुच काटती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो वो हमें आती हुई प्रतीत होती है। देखो, उत्तल दर्पण के लिए भी मैं बना देता हूँ, आपका वक्रता केंद्र वगैरह बना देता हूँ। मान लो इस तरीके से, मान लो ये है, ठीक है, ये इसका ध्रुव हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, अगर किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे मान लो ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपकी किरण है, ये आती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को कहते हैं फोकस। उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। तो अवतल दर्पण में तो ये सचमुच में काटती है,
वास्तविक रूप से काटती है। जबकि उत्तर दर्पण में क्या होता है, उत्तर दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष से ऐसे देखो आती है और फिर ये इधर परावर्तित हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी इस बिंदु से आ रही है, किसी इस बिंदु से आ रही है, ठीक है, एक बिंदु से आ रही है, और उस बिंदु को कहते हैं फोकस। उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो उत्तर दर्पण में तो ये आभासी रूप से ऐसा हो सकता है, लेकिन अवतल दर्पण में सचमुच में काटती है, तो इसको फोकस कहते हैं। इतनी बातों को आप लोग जान चुके हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं पढ़ने परावर्तन का नियम। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई भी दुविधा नहीं होगी, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फोकस पढ़ लिया। अब हम लोग चल रहे हैं पढ़ने परावर्तन का नियम कि क्या होता है भाई परावर्तन का नियम। ध्यान से देखिएगा परावर्तन का नियम क्या होता है। देखिए आप लोग अपने कक्षा में जो छोटी कक्षाएं थी, कक्षा शायद 8 से ही परावर्तन का नियम पढ़ने लगे होंगे शायद, ठीक है। तो लॉ ऑफ, ठीक है, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या होता है, परावर्तन का नियम ध्यान से देखिए। परावर्तन का नियम क्या होता है, ध्यान से देखिए। उसको, इस नियम को समझने से पहले हम लोग को कुछ बातें समझनी होगी। जैसे मान लीजिए ये आपका एक दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण मान लीजिए, ये आपका एक दर्पण है। लेकिन अगर ये दर्पण है तो इसका मतलब इसका एक तल क्या होगा, परावर्तक तल होगा, और एक तल कैसा होगा बताओ भाई, एक तल में पॉलिश किया गया होगा। एक तल इसका परावर्तक तल होगा और दूसरे तल में क्या किया हो गया, पॉलिश किया गया होगा, ठीक है। तो मान लो कि इस तल को हमने पॉलिश कर दिया, इस तल को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब इस तल को पॉलिश कर दिया आपने, ये पॉलिश कर दिया इस तल को पॉलिश कर दिया, तो ये वाला तल कैसा तल हो जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा। ये कैसा तल हो जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा। परावर्तक तल बन जाएगा, इसका मतलब कि अगर प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है तो क्या होगा, उसका उसी माध्यम में परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन तक बनाने का माध्यम मतलब ही हमारा था, परावर्तक तल इसको बनाने का मतलब ही था कि अगर प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है तो परावर्तन उसी मतलब माध्यम में हो जाएगा, उसी ओर वो परावर्तित हो जाएगी। अब ये चीज़ तो हमने बना लिया है, ये हमारा एक दर्पण तो मिल गया हमें। अगली चीज़ क्या बनाना होता है, अगली चीज़ क्या बनानी होती है, ध्यान से समझो। अगली चीज़ क्या बनानी होती है, ध्यान समझो। मान लो कोई एक प्रकाश किरण इस तरीके से इस तल पर आपतित होती है कहीं भी, ठीक है, मान लो यहीं आपतित हो रही है। एक प्रकाश किरण है जो इस तरीके से इस पर आपतित होती है, ये प्रकाश किरण है जो इस पर इस तरीके से आपतित होती है, ठीक है। ये प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही है। प्रकाश किरण जो आपतित होती है इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब प्रकाश किरण जहाँ पर आपतित हो रही होती है, जहाँ पर आपतित हो रही है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं। अब आपतन बिंदु पर सबसे पहले हम लोग अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं, इस बिंदु पर हम लोग अभिलंब, ठीक है, इस तरीके से आपतन बिंदु पर क्या खींचते हैं, अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचने का मतलब होता है कि यह समतल दर्पण या ये जो दर्पण का तल है इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, दर्पण तल पर परपेंडिकुलर। ये आपका समझो, आप माय डियर फ्रेंड, अगर मान लो ये दर्पण इस तरीके से होता, ठीक है, मान लो दर्पण इस तरीके से होता, ध्यान समझो, तो ये आपका कौन सा तल हो गया, ये आपका तो पॉलिश हुआ तल हो गया, तो ऊपर वाला तल किसका हो गया, परावर्तक तल हो गया। मान लो आपकी कोई रे इस तरीके से यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, कोई रे इस बिंदु पर इंसिडेंट हो रही है, ध्यान समझो, इस बिंदु पर रे इंसिडेंट हो रही है। मुझे पता है कि ये चीज़ें इस तरीके से आपको बताई नहीं गई होंगी। मान लो ये आपतित किरण है, कोई इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, तो इस बिंदु पर ये इंसिडेंट हो रही है, तो आपको सबसे पहले इस बिंदु पर क्या खींचना चाहिए, एक स्पर्श रेखा खींचनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये आपका गोली दर्पण है, स्पर्श रेखा खींचोगे। अब इस स्पर्श रेखा पर इस बिंदु पर एक अभिलंब खींचोगे। इस बिंदु पर क्या खींचोगे, अभिलंब, जो कि आपका 90 एंगल बनाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से आप लोग काम करोगे, ठीक है। इसके लिए देखो मैं इसको रेफरेंस में बनाए रखता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो आपने आपतन बिंदु पर क्या खींचा, एक अभिलंब खींचा, आपतन बिंदु पर क्या खींचा, अभिलंब खींचा, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान समझो, होता क्या है, ध्यान समझो। आपतित किरण जब इस परावर्तक तल पे पड़ती है तो अभिलंब के साथ वो एक कोण बनाती है, अभिलंब के साथ वो कोण बनाती है, उसको कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, और इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। अच्छा, फिर ये क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। अब परावर्तित कैसे होती है, वही इसका नियम है, ध्यान समझो। पहली चीज़ ध्यान समझो,
ये जितने एंगल पे इनसे आती है, आपतित होती है, उतने एंगल पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, उतने ही एंगल पे ये परावर्तित हो जाती है। तो ये आपतित किरण थी और ये आपकी परावर्तित किरण है, ठीक है, परावर्तित किरण है ये, ठीक है। जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे ही आपके क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। चूंकि ये आपका परावर्तित किरण है और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। और इसमें स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब ध्यान से समझिए परावर्तन का नियम क्या है। परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान समझो, ये जो आपतित किरण है, ये जो परावर्तित किरण है और जो ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है, ये तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। इसको मैं आपको देखो, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो आप देख ही रहे हो, इसको मैं देखो इस तरीके से भी समझा सकता हूँ। अगर मेरे पास कुछ जुगाड़ मिले तो मैं आपको समझा सकता हूँ इसमें। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये आपका मान लो आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, समतल दर्पण है। तो इस पर मान लो ये आपका नीचे वाला पार्ट आपने कलई कर दिया और ऊपर वाला तल परावर्तक तल है। तो देखो इस तरीके से कोई किरण मान लो इस पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इंसिडेंट बहुत अच्छे से तो नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। और इधर से क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको बना के, ठीक है, इस तरीके से। बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है लेकिन आप ध्यान से देखने की कोशिश करो। मान लो ये इंसिडेंट एंगल और ये बहुत कम है, ठीक है। तो अगर ये तल है ना, इस पर जितने एंगल पे ये आएगी उतने अंदर पे परावर्तित हो जाएगी। अब देखो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और इस पर ये अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित होते हैं। यही चीज़ आपको बताने का ये मतलब था, ठीक है, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इतनी बात आप लोग को क्लियर है। तो इसका दूसरा वाला बताऊँ, दूसरा कथन इसके लिए बताऊँ। देखो इसका जो दूसरा कथन है, जो इसके परावर्तन के नियम में दो कथन होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण जो कि आई है, जिसको स्मॉल आई लिखे हो, ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण जो कि क्या लिखे हो, स्मॉल आर, इसके क्या होता है, बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। इसी को आप लोग जानते हो परावर्तन के नियम के नाम से, इसी को आप लोग जानते हो परावर्तन के नियम का। तो यही आपका प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन कोई पूछे आपसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इस बात को आप बताओ। तो होता क्या है कि जब प्रकाश किरण कोई आपका चिकना परत हो या चिकना पृष्ठ हो, जैसे कि ये आपका पॉलिश कर दिया तो ये वाला आपका कैसा होगा, परावर्तक तल हो गया, ऐसे तल पे पड़ता है तो वह वापस उसी दिशा में मुड़ जाता है जिस दिशा से आया होता है, या उसी माध्यम में मुड़ जाता है, और इसी घटना को आप प्रकाश का परावर्तन कहते हो, ठीक है। और परावर्तन के हमने दो नियम पढ़े। अब इन नियमों को हम लोग अप्लाई करके समतल दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने चल रहे हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना बेहद ही आसान है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना क्या है, बेहद ही आसान है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ, नियम भी समझ लोगे और एक उदाहरण भी देख लोगे, ठीक है। एक नियम भी आप समझ लोगे और उदाहरण भी देख लोगे। उसके बाद मैं आपको अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण से भी प्रतिबिंब बनना सिखाऊंगा। ध्यान समझिए कि हम लोग समतल दर्पण से प्रतिबिंब बना रहे हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है समतल दर्पण से प्रतिबिंब, ध्यान समझिए। मान लो ये कोई समतल दर्पण है और उसका ये भाग आपने, ये तल आपने पॉलिश कर दिया, ये तल आपने पॉलिश कर दिया, तो ये तल कैसा हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। ये तल कैसा हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। तो एक साधारण सा नियम, बहुत आसान सा नियम समझिएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना कि दर्पण के सामने उस वस्तु को रखा गया हो। किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर
दर्पण के सामने वस्तु रखी गई होती है, वस्तु रखी गई होती है। ध्यान समझिए, एक बहुत बेसिक सा उदाहरण दिखाता हूँ, एक बहुत बेसिक सा उदाहरण आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग चलो जेड का बनाएं, जेड या एन का बनाते हैं, ठीक है, एन का बनाते हैं। चलो मान लो एक इस तरीके का अल्फ़ाबेट आपको दिया है, यह है एन, ठीक है, इस तरीके से इसको बनाते हैं हम लोग एन, ठीक। अब इसका हम लोग दर्पण प्रतिबिंब बनाने चल रहे हैं समतल दर्पण में। ध्यान समझिएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाने चल रहे हैं, किसी भी वस्तु का ले सकते थे, इसका ले लिया हमने। मान लो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है। तो हमने अभी आपको क्या सिखाया कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतने ही पीछे बनता है, दर्पण के पीछे उतना पीछे बनता है जितना आगे उस वस्तु को रखा गया होता है। तो अगर देखो 1 2 एक लाइन है, एक सरल रेखा एक लाइन है, ये लाइन आपकी क्या है, इस दर्पण के पास है, और 3 4 लाइन क्या होती है, ये 3 4 लाइन क्या है, दर्पण से दूर है। तो जो पास है जितने दूर पर उतनी दूर पर बनता है, तो ये पास है तो इधर से भी पास बनेगा। देखो इस तरीके से एक पॉइंट और पॉइंट 2 मान लो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपने बना दिया पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 का प्रतिबिंब हो गया। तो ये लाइन 1 2 लाइन है, इस लाइन का प्रतिबिंब बन गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब जो लाइन 2 3 है, लाइन 2 3 है, 2 से 3 की ओर जाना है तब आप लाइन बनाओगे, 2 से 3 की ओर जाओगे। अच्छा, 2 से जब 3 की ओर जाओगे, 2 से जब 3 की ओर जाओगे तो आपको ऊपर जाना है कि नीचे, ऊपर जाना है, पहली बात तो ऊपर जाना है। और दर्पण से जब 2 से 3 की ओर जा रहे हो तो दर्पण से दूर जा रहे हो कि पास, तो देखो दर्पण से दूर जा रहे हो। तो जब 2 से 3 यहाँ भी बनाना है तो ऊपर की ओर बनाना है और दर्पण से दूर जाना है, तो दर्पण से दूर जाना है, तो देखो इस तरीके से हमने बना दिया, दर्पण से दूर चले गए। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब 3 4 जो लाइन है, 3 4 लाइन है, 3 और 4 पॉइंट आपका क्या है, वर्टिकली सेम एक लाइन पे है, ठीक है। तो ये आपने 3 से 4 बना दिया, ठीक, 3 से 4 बना दिया। एन का दर्पण प्रतिबिंब आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, वस्तु से जितनी दूर, मतलब आपका जो वस्तु है दर्पण सामने जितनी दूर रखी होगी, दर्पण के ठीक पीछे उतनी ही दूर पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। एक और बेहद रोचक सी बात पूछी जाती है कि समतल दर्पण में स्वयं को, किसी वस्तु को या फिर किसी इंसान को अपने आप को पूरा देखना है, तो कम से कम दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो होता है उसका क्या उत्तर होता है, मनुष्य की लंबाई का या मनुष्य की ऊंचाई का आधा, ठीक है, ये उत्तर होता है। उसका लॉजिक क्या होता है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, उसको मैं प्रूफ करा दूंगा। नेक्स्ट देखो, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, इस बात को समझते हैं, ठीक है। अब इसको मैं बना के दिखाने लगूंगा तब तो आपका समझो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्शन में देने की कोशिश फिर भी कर रहा हूँ। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। पहले तो हम लोग अवतल दर्पण बना लें, ठीक है। मान लो ये आपका है, तो इसको अगर हम लोग बाहर की तरफ से उभरे हुए भाग को पॉलिश कर देंगे, उभरे हुए भाग को पॉलिश कर देंगे तो दबा हुआ भाग पर अवतल तल बन जाएगा, और ये बन जाएगा कैसा दर्पण, अवतल दर्पण। ये कैसा दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। और मान लो इस तरीके से ये मुख्य अक्ष है, ये P है, ठीक है, ये P है, और मान लो यहाँ पर F है, फोकस है, ये आपका C है, ठीक है, वक्रता केंद्र है, ठीक है, और मान लो इसकी दूरी आपका इधर है, ठीक है। अब जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो ज़्यादातर आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, किससे, अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण से ज़्यादा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। अब हमें समझना है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है। आगे चल के हम लोग आभासी और सीधा प्रतिबिंब भी देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर मतलब लगभग हर केस में आपका अवतल दर्पण वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। सिर्फ एक केस है जहाँ पर आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, अब प्रतिबिंब का बनना देखो, ध्यान समझो, किसी प्रतिबिंब का बनना क्या होता है। देखो, पहले तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने रखना होगा, तो ये दर्पण का परावर्तक तल है, इसके सामने प्रतिबिंब आपको रखना होगा। अब प्रतिबिंब वस्तु रखना होगा, जो दर्पण है, दर्पण में एक परावर्तक तल होगा। अब इस परावर्तक तल के सामने आपको वस्तु रखना होगा। सबसे पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वस्तु को रखा कहाँ गया है, ठीक है, वस्तु रखी कहाँ गई है। वस्तु रखी जाएगी दर्पण के सामने, तो दर्पण के पीछे उसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए बात को, इसको मैं समझाता हूँ आपको। वीडियो देखो बीच में ब्लर हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। देखिए,
तो पहले तो हमें वस्तु को किसी के सामने रखना पड़ेगा, मतलब क्या, परावर्तक तल के सामने रखना पड़ेगा। अब परावर्तक तल के सामने कहाँ रखिए, ध्यान समझो, ध्यान समझिएगा। जब अनंत से वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। किस दर्पण की बात कर रहा हूँ, किस दर्पण की बात कर रहा हूँ, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत से वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। अच्छा, वस्तु के छोटा तो बनता ही बनता है, आपका वास्तविक और उल्टा भी बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और ये वास्तविक और उल्टा का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए। वास्तविक और उल्टा का मतलब क्या है कि वास्तविक उल्टा बनता है, इसका मतलब क्या है भाई, वास्तविक और उल्टा बनता है, इसका मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब ये है, अब अवतल दर्पण से या किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम होते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको जो आरेख खींचते हो ना, उसके 3 नियम होते हैं। पहला नियम एक होता है, मतलब 3 में से किसी 2 नियम को अप्लाई करोगे आपका प्रतिबिंब बन जाता है। एक नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से गुजरती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है और आपके परावर्तक तल में पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है, और परावर्तक तल पे पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात भी वह उसी माध्यम से, मतलब उसी रास्ते पर, मतलब वक्रता केंद्र से ही वापस गुजर जाती है। तो ये 3 नियम है, 3 में से किसी भी 2 नियम को अप्लाई करोगे और आपका प्रतिबिंब बन जाता है। मान लो आपका वस्तु जो है अनंत पर रखा हुआ है, वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे। इस तरीके से मान लो ये वस्तु आपका अनंत पे रखा है, ठीक है, अनंत पर वस्तु रखा है और मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो वस्तु ए बी है, ये ए बी वस्तु है जिसका एक सिरा आपका मुख्य अक्ष पे है, दूसरा ये है, ठीक है। तो ये बहुत दूर रखा हुआ वस्तु है। तो एक तो हम लोग ये मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आई और ये फिर परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, आपका देखो ये बहुत ज़्यादा 90 हो जा रहा है। जितना अच्छा डायग्राम मतलब बना रहेगा उतना सटीक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उतना अच्छा डायग्राम तो बना नहीं है, ठीक है, एकदम क्लियरिटी तो है नहीं, एक्यूरेसी तो इतनी अच्छी है नहीं। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो कहाँ से गुजरती है भाई, फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। ये आपका वास्तविक रूप में प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में आपको मुख्य अक्ष को वास्तविक रूप में काटती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, ये आपका फोकस एफ है, ठीक है। एक आप ये लगा सकते हो, एक आप ये लगा सकते हो कि अगर इसको सी से गुजारो, ठीक है, कहाँ से गुजारो, सी से गुजारो, और फिर देखो कि कहाँ पर काटती है, सी से गुजारो और देखो कहाँ पर काटती है। या आप एफ से गुजारो, ठीक है, और वो परावर्तन के पश्चात क्या करेगी, काटेगी इसको ना। तो मैं आपको इसको एग्जैक्ट थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से काटेगी, हालांकि एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट आ नहीं रहा है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से बनेगा। तो अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और समांतर हो जाती है तो फिर देखो ये जहाँ पे काटेंगे एक दूसरे को, जहाँ पे काटेंगे मैं ज़बरदस्ती कटवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं ज़बरदस्ती कटवा देता हूँ, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये यहाँ पर लगभग फोकस के नीचे ही काटेंगी, ठीक है। ये बन नहीं पा रहा उतना सटीक, मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आके बनेगा। देखो ऐसे मान लो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है। मान लो यहाँ पर फोकस है तो यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर ले रहा हूँ, ऑटो में पहले बना दे रहा हूँ और फिर देखा जाएगा। ये यहाँ से मान लो आ रही है, ये आपका प्रकाश किरण आई, ठीक है। देखो अनंत पे रखी कोई वस्तु ए बी है, ठीक है। अब एक नियम हमने ये अप्लाई किया, इस चीज़ को देखो यहाँ पर ये बन पा नहीं रहा है, मैं क्लियरली इसको दिखाने की कोशिश करने चाहता हूँ आपको, तो देख लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये आपका मुख्य अक्ष पे P है, यहाँ पे मान लो फोकस है, यहाँ पे आपका मान लो C है, ठीक है। और कोई भी आपकी प्रकाश किरण कहीं पे है, आप कहीं पे ले सकते हो, C पे ले ले, कहीं पे ले ले। अब देखो कहाँ, हमें बताना ये था कि आपका वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो छोटा बनता है,
वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो वास्तविक छोटा और उल्टा का मतलब क्या है ये हम समझाने के लिए प्रतिबिंब बनाना चाहते थे, लेकिन वो इतना अच्छा डायग्राम बन नहीं पा रहा है, तो हम ज़बरदस्ती बनाने से कोई लाभ है नहीं, आप उसको किताब में देख सकते हो। छोटा बनने का मतलब ये होता है कि वस्तु इधर तो आपकी बड़ी होगी, लेकिन यहाँ पर जब प्रतिबिंब, जैसे मान लो आपका यहाँ पर प्रतिबिंब बना, तो अगर यहाँ पर प्रतिबिंब ये 3 सेंटीमीटर, वस्तु 3 सेंटीमीटर का था, तो प्रतिबिंब आपका इससे छोटा बनेगा। मान लो ये प्रतिबिंब बना आपका 1.5 सेंटीमीटर बना, ठीक है, तो वस्तु से छोटा बनना हुआ। दूसरा, वास्तविक का मतलब होता है कि प्रकाश जब ये यहाँ पर प्रतिबिंब कट के बना है ना, प्रतिबिंब यहाँ पर जब बना है तो हाँ इस तरीके से बनेगा। प्रतिबिंब आपका कुछ इस तरीके से हो रहा होगा कि देखो यहाँ पर इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे मान लो इस तरीके से आई है प्रकाश किरण, ठीक है, आके ऐसे गई है। तो आपका होता क्या है कि जब प्रकाश किरणें ना सचमुच में एक दूसरे को काटती है, वास्तव रूप में एक दूसरे को काटती है, और आपका उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में होता भी है कि जिसमें वास्तविक रूप में काटती है। जब वास्तविक रूप में काट के प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जब आते हुए जाते हुए प्रतीत होता है तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उल्टा का मतलब क्या, देखो यहाँ से अगर मान लो ये ए बी रखा था, तो इसका एक सिरा यहाँ पे था इसका, तो अब ए वाला सिरा कहाँ है, यहाँ है, ए डैश ये, और ये बी डैश हो गया, तो ए बी से क्या हो गया, ये आपका उल्टा हो गया ना, ये वाला सिरा क्या आ जाएगा, नीचे आ गया, तो ये उसको उल्टा बनना प्रतिबिंब का कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि छोटा बना है, वास्तविक बना है और उल्टा बना है, ठीक है, छोटा बना है और वास्तविक बना है और उल्टा प्रतिबिंब बना है। अच्छा, अगली बात को समझो आप कि अगर यही जो आपका जो वस्तु है ना, वस्तु को अगर आप वक्रता केंद्र पर रखते हो तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। और अगर आपका प्रतिबिंब जो वस्तु है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में रहता है ना, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रखो, तो आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर ध्रुव के बीच नहीं, इसको आप फोकस के बीच रखो ना, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में जब अगर अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब वस्तु को रखोगे तो बड़ा बनेगा उसका प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। लेकिन अगर फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखो, फोकस एवं ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रखोगे तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, लेकिन वो बनेगा आभासी, ठीक है, क्योंकि वो दर्पण के पीछे बनेगा, और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो सिर्फ एक ही केस है जहाँ पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। बाकी हर केस में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण का अगर प्रयोग हम लोग देखें, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये देखें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी में फिर धीरे धीरे दिमाग उतनी अच्छी फंक्शनिंग कर नहीं पाता, ये आदर्श कंडीशन पढ़ाने के लिए है नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो पहला तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दांत के जो डॉक्टर होते हैं ना, दांत के डॉक्टर, तो वो दांत को आवर्धित करके बड़ा करके देखते हैं। देखो आपका अगर वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच में कहीं भी ना ऐसा सेट करें उसको कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच में दांत हमारा आ जाए, तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, मतलब बड़ा बनेगा, ठीक है, बड़ा बनेगा। तो उसको हमें वहाँ पर प्रयोग करते हैं, दांत के डॉक्टर वगैरह प्रयोग करते हैं। दूसरा, जो शेविंग करने के लिए दर्पण आते हैं ना, शेविंग मिरर, शेविंग करने के लिए जो दर्पण होते हैं वो भी आप क्या होता है, वो अवतल दर्पण का वहाँ प्रयोग करते हैं। तीसरा, जो सोलर भट्टी होती है ना, सोलर भट्टी, ठीक है, सोलर फर्नेस, सौर भट्टी, उसमें भी क्या करते हैं, जो सूर्य की प्रकाश किरणें होती है ना, सूर्य की प्रकाश किरणें, उनको एकत्रित करने के लिए, एक जगह कंसंट्रेट करने के लिए, क्योंकि जब आप देखो ये जो अवतल दर्पण है ना, ये अवतल दर्पण क्या करता है, ये प्रकाश किरणों को कंसंट्रेट करेगा, ठीक है, ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, एक जगह कंसंट्रेट करेगा, ये प्रकाश किरणों को एक जगह कंसंट्रेट करेगा। इसलिए सोलर भट्टी में हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इन सब जगह पे हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अगर एक जगह प्रयोग देखना चाहे तो जैसे टॉर्च होता है, ठीक है, सर्च लाइट होता है, इन सब में भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। या फिर आप जो वाहन के हेडलाइट्स होते हैं ना, वाहन के हेडलाइट्स वगैरह में, हेडलाइट इन सब में, हेडलाइट्स वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें समांतर एक किरण पुंज चाहिए होती है। तो इन सब जगह हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अवतल दर्पण के बारे में सीखे हैं, ठीक है।
अवतल दर्पण के बारे में सीखे हैं, और हम लोग फटाफट उत्तल दर्पण के बारे में भी सीख लेते हैं, जिससे कि हम लोग अगले क्लास में आगे की बातें करें। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका बनता है आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण से जो आपका प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आपका ज़्यादातर छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा। ज़्यादातर क्या, हमेशा छोटा ही लगभग बनता है। उत्तल दर्पण एक काम और करता है, वो चीज़ों को फैलाता है, वो प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। इसीलिए आप समझो, जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, स्ट्रीट लाइट में आपको प्रकाश फैलाना होता है, इसलिए वहाँ पर स्ट्रीट लाइट में आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग करना। उत्तल दर्पण क्या करता है भाई? प्रकाश को फैलाता है। देखो इस तरीके से है ना, अंदर का भाग दबा हुआ भाग क्या होता है? ये कलई कर देते हैं, तो बाहर का भाग है, तो यहाँ पर प्रकाश किरणें आएंगी तो फैलेंगी। क्या होगी? प्रकाश किरणें फैलती हैं, तो फैलाता है। इसलिए हम लोग जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट जो गलियों में आपकी लाइट होती हैं, सड़कों किनारे जो लाइट होती है, उनको स्ट्रीट लाइट में हम लोग क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब आपका सीधा एवं आभासी होता है। ठीक है, आभासी और एवं सीधा होता है। ठीक है, और उसमें भी वही होता है कि कहाँ पर रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ वगैरह बनेगा। इसमें दो ही केस होता है, एक तो होता है अनंत से फोकस तक, और दूसरा होता है फोकस से ध्रुव तक। ठीक है, अनंत से फोकस तक मतलब अनंत पर मान लो, या तो एक अनंत पे केस होगा, दूसरा होता है अनंत से लेके ध्रुव तक। ठीक है, अनंत से बाद या अनंत से लेके ध्रुव तक, ये दो केस होता है इसमें। तो मेनली इसमें क्या होता है भाई? आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही देखने को मिलता है हमें। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही देखने को मिलता है। अगर इसका उपयोग देखा जाए, उत्तल दर्पण का उपयोग देखा जाए, तो एक तो मैंने बता दिया स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट्स में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और कहाँ उपयोग कर सकते हो? जहाँ पर हमें क्या करना होता है, चीज़ों को ज़्यादा एरिया में कवर करना होता है, ज़्यादा एरिया के चीज़ों को हमें देखना होता है। तो आप ऐसे देखो, जो होते हैं ना साइड व्यू मिरर, ठीक है, गाड़ियों में लगे रहते हैं साइड व्यू मिरर। इनका काम क्या होता है? पीछे आ रहे वाहनों को देखना। तो पीछे के जो ज़्यादा एरिया को कवर कर पाए, आप ऐसे समझो, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, पीछे से ट्रक आ रहा है, लेकिन आपके साइड व्यू मिरर जो छोटा सा होता है उसमें आपका प्रतिबिंब दिख जाता है। तो बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना के दिखाए कि नहीं, और एरिया भी ज़्यादा कवर कर पाता है ये। तो एरिया, इसलिए साइड व्यू मिरर में हम लोग क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रीट लाइट और साइड व्यू मिरर ये ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण है, यहाँ पर उत्तल दर्पण का आप लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग दर्पण देख लिए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण देख लिए, तो दो चीज़ हम लोग यहीं पे लगे हाथ और देख लेते हैं। एक तो देख लेते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र देखो, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र होता है। और दूसरा होता है आवर्धन क्षमता का सूत्र, आवर्धन क्षमता। ठीक है, इसको m से डिनोट करते हैं, और इसका जो होता है सूत्र वो होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। ऊंचाई लंबाई कुछ भी लिख सकते हो, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऊंचाई लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर h डैश मान ले और h मान ले हम लोग वस्तु की ऊंचाई, तो h डैश बाई h इसका फॉर्मूला हो सकता है। और इसको हम लोग -v/u भी लिखते हैं, -v/u भी लिखते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। आवर्धन क्षमता क्या होता है? m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, उसको -v/u भी लिखते हैं। अब जो दर्पण सूत्र होता है वो क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f क्या होता है? ये फोकस दूरी है। ये क्या है? फोकस दूरी है। फोकस दूरी क्या होती है भाई? फोकस से ध्रुव के बीच में, जो फोकस से पी होता है ना, ध्रुव के बीच की दूरी, उसको फोकस दूरी कहते हैं। v क्या होता है भाई? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। ध्रुव से कितना दूर है प्रतिबिंब, उसको स्मॉल v से डिनोट करते हैं। स्मॉल u से क्या डिनोट करते हैं? वस्तु की ध्रुव से दूरी, वस्तु की ध्रुव से दूरी, इसको आप कहते हो स्मॉल u। ठीक है, अच्छा, चिन्ह परिपाटी आप समझ लो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। ऊपर जाओगे प्लस, नीचे जाओगे माइनस। ठीक है, दाएं जाओगे प्लस, बाएं जाओगे माइनस। ठीक है, सिंपल सा ये समझो। इस फंडे पे आप वैल्यू पुट करके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। इवन आप लोगों ने क्लास 10th 12th में सॉल्व भी किया होगा। तो इस तरीके से हमने आज दर्पण के बारे में मेनली पढ़ा।
कल हम लोग लेंस पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज भी लाइव क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो आज भी प्रीमियर क्लास ही हो रही है। कल लेकिन हम लोग लाइव क्लास करेंगे और 1.5 घंटा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1.5 घंटा से ज़्यादा पढ़ के इस चैप्टर को भी समाप्त करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि अगर समय बचा तो कल हम लोग साउंड ध्वनि वाले चैप्टर को भी समाप्त कर लेंगे। फिर हम लोग जो आधुनिक भौतिकी है जिसमें न्यूक्लियर साइंस वगैरह पढ़ना होता है उस चैप्टर को पढ़ेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।